Hello, welcome all of you in Big Point Physics, and I am here Vikas Kumar to discuss some important topic related to gravitation, that is acceleration due to gravity. एक्चुअली पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ ग्रेविटेशन के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आगे इस एपिसोड को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक टॉपिक रखा है जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली ये जो टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस करने से पहले मुझे लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि डिस्कस करना जरूरी है। वो जरूरी क्या है? वो है न्यूटन सेल थ्योरम। आप देखो, न्यूटन सेल थ्योरम, ये देखो आप, ये जो है न्यूटन सेल थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर न्यूटन सेल थ्योरम आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा न्यूटन सेल थ्योरम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो न्यूटन का सेल थ्योरम में क्या क्या है। न्यूटन का सेल थ्योरम है क्या? जैसे सेल मतलब समझते हो क्या होता है? सेल मतलब छल्ला। जैसे ये रिंग है ना, तो रिंग क्या होता है? जैसे वो छल्ला हो गया। तो ये न्यूटन ने सेल थ्योरम क्या पे बताया क्या कि जैसे बताया कि मान लीजिए कोई सेल है, कोई छल्ला है, और कोई मतलब ये छल्ला है और एक पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल m है। ठीक है, वो अगर इसके बाहर है, जैसे मान लीजिए ये सेल है जिसका मास कैपिटल M है। ठीक है, पहला ये थ्योरम आप देखो क्या कि अगर ये सेल है और जिसका मास ये कैपिटल M है और कोई पॉइंट मास है जो इस सेल के आउटसाइड है, पहला चीज ये, तो इस पे जो फोर्स जो लगेगा ना, वो फोर्स ऐसे लगेगा कि ये जो पूरा मास है, द ऑल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ दिस सेल। मतलब क्या कि जैसे कोई पॉइंट मास है बाहर, ठीक है, ये आपका सेल है, छल्ला है, एक सेल है, तो इस पूरे सेल से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऐसे लगेगा कि इसका पूरे सेल का जो मास है वो इट्स सपोज टू बी, ऐसा माना जाएगा कि इसका जो टोटल मास है इसके सेंटर से होकर के वो जाएगा। ये सेल का है यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर होमोजेनस अगर आपका स्फीयर हो जाए तब क्या होगा? इसमें भी वही चीज हो जाएगा। इसमें भी ये चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए, तो आपका सेल की बात होगी कि जो सेल है तो इसमें है कि कोई अगर पॉइंट मास है वो आउटसाइड है, तो यहां से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऐसे लगेगा, पूरे सेल से लगेगा। लेकिन ये पूरे सेल से आप कहां से लगाओगे? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे तो लगाओगे नहीं। तो फिर लगेगा कैसे कि ऐसे लगेगा कि सारा जो सेल है इसका जो पॉइंट मास है इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। पहला इसी में आप ये है कि मान लीजिए एक होमोस्फीयर आपका स्फीयर है, ठीक है, होमोजेनस स्फीयर है, तो ये होमोजेनस स्फीयर जो है जिसका मास मान लीजिए इसका मास m है, और कोई पॉइंट मास है जो यहाँ पे इसका मास क्या है? स्मॉल m है। ठीक है, तो इससे जो आपका जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा, इट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर, है ना। और यहां से जो फोर्स लगेगा, आपको पता है कि ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि सेंट्रल फोर्स होता है। तो सेंट्रल फोर्स होता है मतलब कि जो फोर्स लगता है वो इट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू बॉडी। जैसे मैं और कोई दूसरा बॉडी है, तो हमारे सेंटर और दूसरे बॉडी के सेंटर में जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ, ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस r होगा ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका गलत है। ये आपका डिस्टेंस कहाँ होगा? इसके सेंटर से, ध्यान रखिए, ये बॉडी का सेंटर है और ये बॉडी का सेंटर है। इस बॉडी के दो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा हम लोग उसी चीज को लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो न्यूटन जो सेल थ्योरम है वो क्या कहता है कि अगर कोई सेल हो, ठीक है, या कोई आपका होमोजेनस स्फीयर हो, तो उसके अगर कोई आउटसाइड अगर पॉइंट मास है, तो इसका जो पूरा मास होता है, चाहे वो आपका स्फीयर हो तब, चाहे आपका वो
ये सेल हो तब इसका टोटल मास क्या होता है, इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। तो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेल थ्योरम जो है कि वो न्यूटन का पहला सेल थ्योरम है कि अगर कोई भी अगर सेल है या अगर कोई आपका स्फीयर है, होमोजेनस स्फीयर है, और कोई अगर पॉइंट मास जो कि इसके बाहर है, तो जो टोटल इसका जो मास होगा इट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइदर ऑफ स्फीयर और इन सेल। ओके, दिस इज द फर्स्ट। अब आइए सेकेंड में आप देखते हैं, ये न्यूटन का जो सेकेंड है, ठीक है। तो ये सेकेंड न्यूटन का जो थ्योरम है इसमें क्या कहता है, तो पहले वाले में हम लोगों ने देखा क्या कि जो पॉइंट मास है वो पॉइंट मास क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। तो आउटसाइड है तो इससे जो फोर्स लगेगा उसके सेंटर में से लगेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है इस सेल के भीतर है, जैसे मान लीजिए ये अंगूठी है, इस अंगूठी के भीतर अगर कोई पॉइंट मास रखा है तो फिर क्या होगा भाई उसका, फिर देखो तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्फीयर है, तो ये आपका सेल है, तो जिसका मास m है ना, यहाँ पे इसका मास m है, और पॉइंट मास है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस r है और इसका जो रेडियस मान लीजिए इसका r है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका क्या होगा, वो जीरो होगा। ये याद रखिए पहला चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये न्यूटन सेल थ्योरम के अनुसार क्या है कि कोई भी अगर पॉइंट मास जो होता है वो इस सेल के अगर भीतर है तो उस सेल के कारण जो टोटल जो फोर्स होगा ना वो क्या होगा आपका, वो जीरो होगा, पहला इसके अनुसार। फिर दूसरा आप देखो कि अगर हम पहले सेल के बारे में बात किए, दूसरा बात किए थे क्या, हम लोग बात किए थे किसके बारे में बात किए थे, ये बात किए थे स्फीयर के बारे में, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है और इस स्फीयर के भीतर में कोई पॉइंट मास है, कोई स्फीयर है और स्फीयर के जैसे मान लीजिए पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी में क्या होता है कि जो माइनर्स होते हैं बहुत नीचे तक जाते हैं, कोई कोयला है या और भी चीज निकालने जाते हैं, तो जमीन के भीतर तो जाते हैं ना। तो मान लीजिए जमीन के भीतर अगर गए हैं इतना ये डिस्टेंस को चले गए, वहां पे कोई पॉइंट मास है, तो वहां पे कैसे फोर्स लगेगा। तो आप जैसे देखो कि यहाँ पे ऊपर वाला मास हो गया ना, यहाँ पे अगर आप बात कीजिए तो यहाँ पे ऊपर का मास हो गया, यहाँ जो आप देखो ये तो बॉडी नीचे यहाँ पर आ गया, ये ऊपर का मास हो गया। तो क्या होता है कि ये न्यूटन सेल थ्योरम के अनुसार इसमें कोई अगर होमोजेनस अगर आपका स्फीयर है और कोई पॉइंट मास अगर इसके भीतर जाता है तो ऊपर वाला जो सेल का ये जो स्फीयर का जो पार्ट होता है ना, ये इस पर फोर्स आपका नहीं लगाएगा, बिल्कुल फोर्स नहीं लगाएगा। तो सिर्फ फोर्स लगाएगा क्या, यहाँ से जो नीचे का जो बॉडी है, जो मतलब कि ये जो पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट मास यहाँ है, तो इसके नीचे का जो मास होगा वो मास इस पे सिर्फ फोर्स लगाएगा। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेल थ्योरम, ये आप बिल्कुल ध्यान रखो क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंस है तब आपको पता चलेगा व्हेनेवर वी डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी इन डेप्थ, है ना। कि जब आप डेप्थ में आप जब निकालोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वहां पे इसका आपका बहुत उपयोग है, क्योंकि उसको आप अगर नहीं समझोगे न्यूटन सेल थ्योरम तो जो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें आप उसको नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। पहला क्या है कि कोई अगर सेल है, ठीक है, तो या आपका ये स्फीयर है, तो अगर कोई पॉइंट मास अगर आउटसाइड होता है तो इसका जो टोटल फोर्स होता है वो कहाँ से लगता है, ऐसे इसके सेंटर से लगता है। पूरा बॉडी इसका लगेगा, फोर्स लगेगा, इससे भी पूरा फोर्स लगेगा, लेकिन ये जो फोर्स है इट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द आइदर ऑफ दिस सेल और दिस स्फीयर, पहला। दूसरा में क्या होता है कि कोई अगर सेल है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो सेल है और इस सेल में अगर इसके भीतर अगर कोई पॉइंट मास होता है तो फिर कैसे फोर्स लगेगा भाई, तो इसमें फोर्स आपका क्या लगेगा, आपका जीरो होगा। इसको चीज को आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर सेल है और वो सेल के भीतर अगर कोई पॉइंट मास को डालते हो ना तो आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो आपका जीरो होगा, ठीक है ये। लेकिन जब कोई अगर स्फीयर होता है, कोई होमोजेनस स्फीयर होता है, तो उसमें क्या होता है कोई पॉइंट मास अगर आप डालते हो, जैसे कोई माइनस है तो उसके भीतर कोई बॉडी चला जाता है, तो ऊपर का जो अर्थ है ना, ऊपर का जो मास है वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता है, उस पर वो ग्रेविटेशन फोर्स आपका नहीं लगाएगा।
सिर्फ यहाँ की जो नीचे का जो मास है उसको जैसे mr माने हैं, यहाँ देखो इसका जो पूरा बॉडी है अर्थ का मास कैपिटल M माने हैं और यहाँ का जो मास हो गया वो mr माने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस हमने r लिया है। तो ये भीतर का जो mr हमने लिए हैं तो दिस मास विल अट्रैक्ट द बॉडी और जो फोर्स लगाएगा सिर्फ यही मास लगाएगा, ऊपर का मास इस पर फोर्स आपका नहीं लगाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है न्यूटन सेल थ्योरम। ओके, ये इस कंसेप्ट को बताना इसलिए जरूरी था बिकॉज व्हेन वी गो फर्दर तो बिना मतलब इसके डिस्क्रिप्शन के वी आर नॉट गोइंग टू अचीव द गोल टू लर्न अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो अब आइए टॉपिक पे, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और ग्रेविटी तो जानते हो ये जो ग्रेविटी इज क्या, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, इसको याद रखोगे आप। ये जो है जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो दो बॉडी के बीच में लगता है, जैसे मैं हूँ और मान लो कोई दूसरा बॉडी है तो इसमें फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर अर्थ है और अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करता है तो ये जो फिनोमेना है दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है, इट इज स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट इज इन कॉन्टेक्स्ट विद द व्हाट अर्थ, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ग्रेविटी। अब इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं फ्री फॉल के बारे में। ये देखो फ्री फॉल क्या होता है भाई, फ्री फॉल क्या है, देखो फ्री मतलब क्या, जो स्वतंत्र है, जो फ्री है ना, और फॉल मतलब गिरना। तो सिंपल आप पहले भी पढ़ चुके होंगे नीचे क्लास में, ये फ्री फॉल होता है क्या भाई कि व्हेनेवर अ बॉडी जस्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड वेयर देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल एजेंसी मतलब जैसे एयर रेसिस्टेंस हो गया, प्रेशर हो गया, या बहुत सारा चीज है। कोई बॉडी अगर मान लीजिए कि आप फ्रीली गिराते हो ऊपर तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन अगर गिरती है और उस पर कोई दूसरा अगर फोर्स, दूसरा फैक्टर अगर कोई उसको प्रभावित अगर नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, वो फ्री फॉल कहलाता है, मुक्त रूप से गिरना कहलाता है। तो ये फ्री फॉल है, ठीक है। पहले क्या एजम्पशन था भाई कि कोई अगर ऐसा बॉडी जिसका मास बहुत ज्यादा है तो वो कोई बॉडी अगर ऊपर से गिरता था तो पहले गिर जाता था, और जो हल्की बॉडी है वो ऊपर से गिरता था तो वो लेट से गिरता था। तो ये एजम्पशन था क्या कि जो हेवी बॉडी है, द हेवियर बॉडी जस्ट कम फर्स्ट ऑन द अर्थ एंड द लाइटर बॉडी कम्स लेटर ऑन। तो इससे ये कॉन्सिक्वेंस निकलता था कि भाई कि जो फॉलिंग ऑफ द बॉडी है इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा है वो जल्दी गिरता है और जिस बॉडी का मास जितना कम है वो आपका देर से गिरता है। तो सिंपली आप ये समझो कि पहले ये एज्यूम किया जाता था कि किसी बॉडी का जो फॉलिंग है ना, या जो अब जैसे तो फॉलिंग होगा तो फोर्स लगेगा ना ग्रेविटेशन के कारण, तो वो ग्रेविटेशन के कारण एक एक्सेलरेशन होगा। तो जो फॉलिंग ऑफ द बॉडी है तो वो डिपेंड करता है किस पे, वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेकिन इस चीज को जो है वो किसने गलत साबित किया, गैलीलियो ने, है ना। ये गैलीलियो ने इटली का जो पीसा का जो मीनार है, मिनरेट ऑफ पीसा कहते हैं, वो मिनरेट ऑफ पीसा के मीनार पे उन्होंने ऊपर चढ़ के या वहां से दो डिफरेंट मास के बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया, ठीक है। तो जैसे दो डिफरेंट मास के बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों बॉडी जो है वो सेम टाइम में वो नीचे जाती है। तब वो उन्होंने देखा कि अरे ये जो डिफरेंट मास है, इट वाज प्री अज्यूम्ड दैट द हैविंग द डिफरेंट मास दे आर द रीचिंग पॉइंट ऑन द अर्थ इज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन ऐसा क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या हुआ कि तब उन्होंने माना कि नहीं भाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो किसी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार दिया, फिर वो बॉयल्स ने और भी जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उसमें एक्सपेरिमेंट करा गया कि जैसे वैक्यूम ट्यूब में ले जाकर के एक फीदर है, पंख है और एक हैमर है या क्वाइन है, उसको री इन्वर्ट करा तो उन्होंने देखा क्या भाई कि दोनों एक ही समय पे वो नीचे जाते हैं।
इसका मतलब है कि जो फॉलिंग होता है ना, तो वो फॉलिंग क्या होता है फ्री फॉल में, मतलब फ्री फॉल मतलब क्या, वैक्यूम है। अगर मान लीजिए कि हम बात करें कि अगर कोई वैक्यूम है, कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं है, कोई भी चीज़, तो उसको अगर कोई मान लीजिए कोई वैक्यूम चैम्बर है, कोई दो डिफरेंट मास के बॉडी को लगा दो, फिर उसको फिर आप रीइन्वर्ट कर दो, तो क्या होगा कि वो दोनों एक ही समय में आते हैं, ठीक है। तो बाद में ये पता चला कि वो जो फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, किसी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और एक्सप्रेशन ऑफ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप देखो कि फ्री फॉल हम लोगों ने समझा। ये फ्री फॉल क्या होता है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वेयर नो एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑन इट, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। अब देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आप देखो कि जो पृथ्वी है किसी बॉडी को अपनी ओर खींचती है। आप सिंपल सा देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, ये जो अर्थ है और कोई बॉडी है, ये बॉडी है यहाँ पे, ये जो एफ है यहाँ पे फोर्स है यहाँ पे, ठीक। तो जो फोर्स नीचे लग रहा है, तो आपको पता है ना कि फोर्स इसका भी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक। तो ये जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो पृथ्वी किसी बॉडी को अपनी ओर खींचेगी और ये बॉडी मोशन में है, तो इसमें एक्सेलरेशन तो होना स्वाभाविक है, बिकॉज वी नो एफ इज इक्वल टू ma, और बॉडी में मास है तो एक्सेलरेशन तो आपका होना ही है। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, तो ये इसके नाम से ही क्लियर है, इट इज क्लियर बाय इट्स नेम आल्सो, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या है भाई, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना। तो ये जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना। द सिंपल सा, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप देखो सिंपल कि जैसे हम लोग बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ भी हो गया, अब जैसे ये अर्थ है, ठीक, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बॉडी को मान लेते हैं, ठीक। इसका बॉडी का मास m मान लीजिए, इसका मास कैपिटल M हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने r लिया, ठीक। यहाँ पे ये r लिया, और यहाँ से रेडियस जो है कि आपका इसमें क्या हो गई, कैपिटल, ठीक। तो फोर्स जब लगेगा, आप यहाँ देखो इस बॉडी जो अर्थ है, तो अर्थ का मास क्या है आपका, कैपिटल M है, और जो पॉइंट मास है, ये कोई भी छोटा बॉडी है इसके रिस्पेक्ट में तो पॉइंट मास ही होगा। अगर मान लीजिए 10 किलो का भी बॉडी रखिएगा तो क्या होगा, पृथ्वी का जो मास है इसके रिस्पेक्ट में तो पॉइंट मास आएगा। तो आप देखो क्या है, जो अर्थ है यहाँ पे मास है और यहाँ पे पॉइंट मास है, इसके बीच में डिस्टेंस आपका क्या हो गया, r हो गया। तो इसमें जो फोर्स लगेगा, आप देखो कि फर्स्ट में जो फोर्स लगेगा, पहला फोर्स है फोर्स ऑन द मास m बाय द अर्थ। ये जो मास m पे जो अर्थ के द्वारा फोर्स लगेगा, वो कितना फोर्स लगेगा भाई, F इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहां पे r क्या है, ये r आपका ये डिस्टेंस है, कोई बॉडी का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया आपका r हो गया, ठीक है। ये फोर्स ऑन द मास m बाई द अर्थ। अच्छा, अब देखिए ये तो सिंपल है, इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर है। आप दूसरा देखो कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आपको क्या पता है भाई, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ठीक है। आप इसका इक्वेशन 1 हो गया, F इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर, स्मॉल r है, जहाँ स्मॉल r क्या है, ये अर्थ से घेरे सेंटर से इस बॉडी के बीच की दूरी स्मॉल r, और जो न्यूटन सेकेंड लॉ है इससे F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। अब दोनों का आप इक्वेट कर दो, दोनों तो फोर्स ही है भाई, तो दोनों का फोर्स है यहाँ पर ma इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, ओके। नाउ वी कैन कैंसिल right hand side and left hand side small m. Now we have what, a is equal to gm by r square, जहां पे a क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है।
और ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है इसको मान लो कि स्मॉल जी मानते हैं, जी आउटर लिखो यहाँ पे, ये हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर। एक इक्वेशन आपका ये हो गया। यहाँ पे आप ये देखो कि जो जी ओ लिखे हैं यानी आउटर है, मतलब पृथ्वी के बाहर जो आपका फोर्स है, मतलब उसके कारण जो एक्शन टू ग्रेविटी लगाता है वो जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगर मानो क्या कि जैसे मान लीजिए यहाँ से आर डिस्टेंस है, जी आउटर हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आर जो है कि जब आर के बराबर हो तब क्या होगा बताओ भाई। जब यहाँ पे आर जो है ये आर के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, इस बॉडी को आप ध्यान से पिक्चर में यहाँ देखो, इस बॉडी को हम यहाँ से रिड्यूस करके यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। ये बॉडी का जो डिस्टेंस आर है इसको हम घटा करके यहाँ पे ले आते हैं, मतलब क्या, इस बॉडी को हम यहाँ से ला करके हम लोग कहाँ ले आते हैं, ये अर्थ सरफेस पे ले आते हैं, मतलब यहाँ पे आर इक्वल टू आर हो गया, ठीक। तो r इक्वल टू आर हो गया, तो यहाँ पे जो g हो गया, ये g हो गया क्या आपका जी एम बाई आर स्क्वायर। नाउ वी गेट द व्हाट दिस एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ पे g इक्वल टू क्या हो गया, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये आप देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे g क्या है भाई, g आपका क्या है, g आपका है आपका कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही है ना, आपको पता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो जी का वैल्यू तो ये कांस्टेंट हो गया। ये मास क्या है भाई, तो मास क्या है आपका, मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ आपको, ठीक है, ये भी आपका कांस्टेंट है। और r जो है किसी पार्टिकुलर प्लेस को r तो आपका फिक्स ही रहेगा, तो ये जो सारा टर्म है आपका कांस्टेंट है। तो आप ये देखो कि कोई बॉडी जो होगा उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ सरफेस पे कोई गिवन पॉइंट होगा, वहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो किसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी किसी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, जी कैपिटल जी है, मास ऑफ द अर्थ ये भी कांस्टेंट है, और आर क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये सॉरी ये जो रेडियस है वो भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू सबका आप डालोगे तो इसका वैल्यू लगभग क्या आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, विच इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच वी रिक्वायर्ड टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो आपका किसी पॉइंट पे, मतलब अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट पे ये क्या होता है, ये आपका फिक्स होता है, ये चेंज नहीं करता है। अब चेंज कैसे करता है, ये ऐसा नहीं कि वो पूरा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट कब होगा, आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग दिस वर्ड रिपीटेडली, व्हाई सो, बिकॉज एट द पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन चेंज करेगा। कैसे करेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पढ़ेंगे, अपलोड करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के शेप के कारण कैसे उसका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन होता है, हाइट के कारण कैसे वेरिएशन होता है, डेप्थ के कारण कैसे वेरिएशन होता है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड करते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।